पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सल्फर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताना, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। और SO2 का उपयोग की बात करें तो ये अवकारक के रूप में होता है, ऑक्सीकारक के रूप में होता है, विरंजक के रूप में होता है। CH2 रबर को घुला देता है और C के यौगिक प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है, जिसका निवारण अवतल लेंस से किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिसका निवारण उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है का कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कुछ अन्य नामों के बारे में देखते हैं, जैसे कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, धुवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, चिली साल्ट पाउडर को सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से प्रभावित है? आपका आंख से प्रभावित है। किसके? आंख से संबंधित है। और ट्रेकोमा भी आंख को प्रभावित करने वाली बीमारी है। एंजेना पेक्टोरसिस हृदय से संबंधित रोग है। सीजोफ्रेनिया, अल्जाइमर आदि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रोग है। आंत को प्रभावित करने वाली बीमारी हाइजा टाइफाइड है। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी मेनिंजाइटिस है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जा सकता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी फ्यूमेरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल हो जाएगा। और अम्ल वे पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो फिनाइल्फ्थीन को रंगहीन कर देता है। कुछ प्रमुख अम्ल हैं जैसे HCl है, HNO3 है, HBr है, H2SO4 है इत्यादि। बेंजोइक अम्ल की बात करें तो ये दवा बनाने में फलों के रस के संरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बी ना लो। तो व्हेन डू यू टेक मिल्क? तो 6 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन आई वांट टू रन। क्या हो जाएगा? 7 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा वांट टू रन। अब इसके बारे में थोड़ा देखिए, वांट के साथ यदि मेन वर्ब का प्रयोग करना हो तो वर्ब प्लस V1 होना, वर्ब तो यह टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू गिवन सेंटेंस ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका ही exclaimed with wonder that it was a very beautiful place। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए exclaimed with wonder शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार सही इनडायरेक्ट स्पीच विकल्प बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम और टू बी फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हो जाएगा ईट होट टुमारो। तो क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का आंसर हो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का बी हो गया इट विल बी। क्या हो जाएगा? इट विल बी। 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। टुमारो से फ्यूचर टेंस का बोध हो रहा है, इस कारण विल बी ज़्यादा उपयुक्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका फिल इन द ब्लैंक्स आई लिविंग हेयर सिंस 2014। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को सूचित करता है, इसलिए हैव बीन प्लस बी का चौथा रूप रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 10 का सी आपका करेक्ट आंसर है हैव बीन। नेक्स्ट प्रश्न आपका किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? तो यह अभिकेंद्री बल होता है। 11 का बी आपका करेक्ट आंसर है। 11 का बी अभिकेंद्री बल। वस्तु में किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगाने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के अंदर की ओर कार्य करता है, इसी बल को ही अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसके बारे में बात करें तो अभिकेंद्री बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। कपड़ा सुखाने के मशीन, दूध से मक्खन निकालने के मशीन आदि अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक न्यूनतम अवधि तक कार्य करना अनुभव होना चाहिए? तो ये आपका 10 वर्ष के एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों बनने के लिए योग्यता आपका चाहिए तुम भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्षों तक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में
वकालत कर चुका हो, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, राष्ट्रपति के विचार में वह कानून के विशेषज्ञ हो, तो उसे उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम के सिफारिश पर करते हैं। कॉलेजियम के सिफारिश को राष्ट्रपति यदि नहीं मानता है तो उसका उपयुक्त कारण बताना होगा। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच वर्णित है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो 2 8 10 10 5 15 यानी फास्फोरस का है। किसका है? फास्फोरस का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? पी होता है। तो परमाणु फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 30.98 है और फास्फोरस के अपरूपता भी पाए जाते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को बहुत क्रियाशील होता है, इसे ठंडे जल में रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। कक्षाओं एवं उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बर्फ पानी पर इसलिए तैरते हैं क्योंकि, तो बर्फ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। क्या होता है? बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का बी हो जाएगा, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और कोई वस्तु ऐसी वस्तु में डूबती है जो घनत्व में कम हो, अधिक घनत्व वाले में तैरना अधिक आसान है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वह वस्तु जिसका घनत्व किसी द्रव से कम है तो वह उस द्रव पर बिना डूबते तैरती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। इसके बारे में बात, गोताखोर भी सोनार का प्रयोग करते हैं। गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम मिला गैस सिलेंडर साथ ले जाते हैं। और राडार का उपयोग संकेत सूचना यंत्र के रूप में किया जाता है। लेजर का प्रयोग चिकित्सा, फिल्म, सफाई, बंदूक तथा CD प्लेयर आदि में किया जाता है। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। नेक्स्ट बेगूसराय के सिमरिया में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्वर्ण सस्य पर पद तल्लुंठित उपयुक्त किनको उक्ति है? तो ये आपका है 17 का बी, यानी सुमित्रा नंदन पंत के लिए यह बात कही गई है। इन्होंने भारत माता की धरती पर बहुत ही उपजाऊ हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 नंबर, कि ना करिझी तन देत मृग नरधन हेतु समेत, उपरोक्त दोहा किसकी कृति है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कवि रहीम की कृति है। कवि रहीम की उक्ति है जिसमें इन्होंने धन के लिए हाय हाय करने वाले कृपण व्यक्तियों को पशुओं से भी निकृष्ट माना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर, राम राज्य कौन सा समास है? तो राम राज्य में आपका क्या हो जाएगा? 19 का सी हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास है राम राज्य। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पतन का विपरीत शब्द बताना है, तो 20 का ए हो जाएगा, पतन का विपरीत उत्थान होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्यास्थ सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं? यंग गुणांक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यंग प्रत्यास्थ सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग गुणांक कहा जाता है। यंग गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तार को खींचने में किया गया का W। पायसन का अनुपात पार्श्विक वृत्ति एवं अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। पायसन का अनुपात एक संख्या होता है। पायसन का अनुपात केवल ठोस पदार्थों के लिए होता है, द्रव और गैस के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अब एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी आपका 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि सरल लोलक के आवर्तकाल एवं लोलक की लंबाई के बीच ग्राफ होता है, तो ये आपका परवलय होता है, पैराबोला होता है। 23 का ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबुक्तगीन निम्न में से किसका गुलाम था? ये तो अल्पतगीन का था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क यानी मुस्लिम शासक सुबुक्तगीन ही था। सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की था जिन्होंने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। इसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पतगीन बुखारा के शमशानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना हो जाएगा? 25 का हो जाएगा। ऑप्शन बी 2 सेकंड। क्या हो जाएगा? 2 सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। 25 का बी हो जाएगा। वह लोलक जिसका समयांतराल 2 सेकंड होता है द्वितीय लोलक कहलाता है। द्वितीय लोलक की लंबाई 99.3 सेंटीमीटर होता है। लोलक की लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण के साथ दोलन में प्रतिशत परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का सी।
अवतल दर्पण में वस्तु को यदि ध्रुव एवं फोकस के बीच रख देते हैं तो वस्तु से आवर्धित सीधा तथा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर में, परावर्तक दूरबीन में, गाड़ी की हेडलाइट में यानी परवलयीय अवतल में, सेविंग मिरर में इत्यादि में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग घर में चेहरा देखने में, बहुरूपदर्शी में एवं पेरिस्कोप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में एवं स्ट्रीट लैंप में किया जाता है। उत्तल एवं समतल दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश रहती हैं तो कार्य और बल और विस्थापन का गुणनफल क्या है, तो ये आपका अदिश होगा। क्या हो जाएगा, अदिश। 27 का बी नंबर सही है। और अब कार्य तब महत्तम होता है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के समानांतर हो, और कार्य तब शून्य होता है जब बल और विस्थापन के एक दूसरे के लंबवत हो। कार्य ऋणात्मक तब होता है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, तो आपका कौन हो जाएगा, महेश दास। क्या हो जाएगा, सॉरी, तो बैरम खान जो है, बैरम खान, ये बैरम खान नहीं था। बैरम खान तो संरक्षक था उसका, ये नवरत्न में शामिल नहीं था। 28 का क्या हो जाएगा, बी। अकबर के दरबार में 9 विशेष दरबारी थे जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से जानते हैं। और आपका बीरबल जो कि बचपन का नाम महेश दास था। हकीम हुकाम जिसका रसोई घर का प्रधान था। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे। अबुल फजल आईने अकबरी और अकबरनामा का रचनाकार। टोडरमल गुजरात का दीवान। मानसिंह कछवासा राजपूत। और फैजी दरबारी कवि। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान का पुत्र। और मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार। बैरम खान अकबर का राजनीतिक गुरु और संरक्षक था जो फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था। बैरम खान की ईमानदारी और कुशल रणनीति के कारण उसे खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1561 ईस्वी में मक्का यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई थी, तो इस प्रश्न का आंसर है 17 अक्टूबर 1940। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही तथा पंडित नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मादत्त बने थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। और 28 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह बने थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था, 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई थी उसका नाम जमींदारी एसोसिएशन था। क्या हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इस संस्था ने जमींदारों के हितों की सुरक्षा तथा उसकी शिकायतों को दूर करने हेतु वैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रमुख भारतीय नेता द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर आदि जमींदार थे, इसीलिए इसे जमींदारी एसोसिएशन कहा जाता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने किया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 77,000 रुपये। इसको आसान है बनाना। 31 का आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, तो 32 का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा कर लीजिए इसको हल, तो आ जाएगा आपका 32 का क्या हो जाएगा, 32 का बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 का क्या हो जाएगा, 33 को हल कीजिएगा तो 33 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1154 हो जाएगा 33 का ए। नेक्स्ट है आपका 34। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का 720 हो जाएगा। 720 ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है एक कक्षा में 6 छात्र 4 सतह, इसको बनाइएगा तब 35 का क्या हो जाएगा, तो 35 का आपका 13/14 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि अक्षय ने इतना रुपये चले तो 36 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6% लाभ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 625 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर, तो 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट 10/7 और 33/7 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका माध्यिका निकालना है, तो इस पर 39 का क्या हो जाएगा, तो 39 का आपका बी आंसर हो जाएगा। 8 गो आंसर हो जाएगा, 39 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आपका
40 का क्या हो जाएगा, 12 मीटर आएगा। 40 का नहीं, 40 का 14 हो जाएगा, नहीं 14 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है, आपका मानवाधिकार की रक्षा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। यह संस्था मानवाधिकार के शोषण के खिलाफ विश्व स्तर पर आवाज़ उठाती है। इसका प्रारंभ एक ब्रिटिश वकील पीटर बेंसन द्वारा 28 मई 1961 को समाचार पत्रों के माध्यम से की गई थी, एक अपील के साथ हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस 28 मई को मनाए जाते हैं। वर्ष 1977 का नोबेल शांति पुरस्कार इसी संस्था को दिया गया था। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है, तो 42 का डी हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। डी बसु के अनुसार भारतीय संविधान न तो पूरी तरह संघात्मक है और न पूरी तरह एकात्मक है, अपितु दोनों का मिश्रण है। मोरिसा जोन्स ने भारतीय संघवाद को सौदाबाजी का संघ कहा है। पॉल एप्पलबी कहते हैं यह पूरी तरह से संघीय है। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय करार दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसको ग्रहण की गई थी, ये आपका क्या हो जाएगा, सतकर्णी प्रथम हो जाएगा। 43 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 43 का सी, सतकर्णी प्रथम। पुलकेशियन द्वितीय को भी एलोह अभिलेख से दक्षिणापथपति स्वामी कहा गया है और सतकर्णी प्रथम को सातवाहन वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सतकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ सहित अनेक वैदिक यज्ञ किया था। नानाघाट अभिलेख का संबंध सतकर्णी प्रथम से था। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र सतकर्णी से था। सातवाहन वंश की स्थापना सीमुक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कणव राजवंश का संस्थापक कौन था, 44 का आपका सी ऑप्शन सही है, वासुदेव। क्या हो जाएगा, वासुदेव कणव था। कणव राजवंश का संस्थापक वासुदेव कणव था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने कणव वंश की स्थापना की थी। कणव वंश का अंतिम जो सुशर्मा शासक था और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमुत्र शुंग थे। पुष्यमुत्र शुंग जो है 185 बीसी में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी। सुशर्मा को पराजित कर 28 बीसी में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था, आपका चामुंड राय हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम अवस्था में जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया, जहां अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। गोमतेश्वर की मूर्ति का उत्सर्ग यानी स्थिर खड़े मुद्रा में निश्चल के कारण उसके पैरों के चारों ओर लताएं चढ़ने लगी। गोमतेश्वर की मूर्ति जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र की है। गोमतेश्वर मूर्ति की ऊंचाई लगभग 57 फीट है। गोमतेश्वर की मूर्ति को बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर जैनियों का महोत्सव महामस्तकाभिषेक होता है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है, तो 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चौखंबा राज्य। क्या हो जाएगा, चौखंबा राज्य का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के कट्टर समर्थक थे तथा इन्हें चौखंबा राज्य की संकल्पना को प्रस्तुत किया। इन्होंने 1967 में चौखंबा राज्य सिद्धांत की व्याख्या किया था। जयप्रकाश नारायण के प्रमुख विचार जो है वो हम बता रहे हैं। पहला है आपका समाजवाद, दूसरा समग्र क्रांति, दल विहीन प्रजातंत्र, सहकारी कृषि का समर्थन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है, तो 47 का हो जाएगा डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो 47 का आपका डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय का परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः संसदीय समितियां दो प्रकार के होते हैं, प्रथम अस्थायी समितियां, द्वितीय तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियों का निर्वाचन तथा नियुक्ति जो होता है प्रतिवर्ष या आवधिक रूप से की जाती है तथा इनका कार्य लगभग अनवरत चलता रहता है। तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार अस्थायी आधार पर की जाती है। प्रमुख अस्थायी समिति जो इस प्रकार है बता रहे हैं जो कि अस्थायी तौर पर है, वो है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेष अधिकार समिति, आचार समिति, सरकार आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, याचिका समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, पुस्तकालय समिति। यह आपका अस्थायी समितियों का कुछ उदाहरण हमने बताया है। इसके बाद हम लोग बात करें कि नेक्स्ट प्रश्न की, वो 48 नंबर है, तो ये है, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते से क्यों गया था, क्योंकि सामान्य रास्ते से भोज परमार ने रोक रखा था। ये ऑप्शन ए आपका सही है, 48 का आंसर। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते इसलिए गया था क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। राजा भोज की राजधानी धारा नगरी थी, उसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। महमूद ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। महमूद से कुछ सामान सिंध के जाटों ने छीन लिया था, इसलिए वो फिर आया 227 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये आपका मालाबार तट केरल में हुआ था। और इसके बारे में बात करें, इस विद्रोह की शुरुआत काश्तकारों पर जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध हुआ था। मोपला विद्रोह हिंसक विद्रोह था। इस विद्रोह को सांप्रदायिकता की ओर धकेल दिया गया था। मोपला विद्रोह के नेता अली मुसलियार था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो 50 को हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। इसके द्वारा एलओसी का निर्धारण हुआ। दोनों पक्ष विवादित मुद्दों को द्विपक्षीय स्तर पर और शांतिपूर्ण तरीके से निपटने पर सहमति व्यक्त किया। 3 से 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के विषय को लेकर युद्ध हुआ था। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति रहती हैं जो कि बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है। और टोडा जनजाति का मुख्य जो पेशा हो पशुपालन है, इसमें भैंस पालन सबसे महत्वपूर्ण है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, तीनों जगह आपका पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होता है। लेटराइट मिट्टी सैलों के टूटे फूट के निर्माण होने वाली रूप में वर्गीकृत जो मिट्टी के लाल रंग, सफ़ेद और भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। लेटराइट मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? नवीन जलोढ़ को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगोर कहते हैं। रेगुर के नाम से आपको काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लीजिए कि मृदा के अध्ययन को आपको पेडोलॉजी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी भारत की सर्व प्रमुख मिट्टी है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रोएदार एवं केंद्रित सेलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। लाल मिट्टी का रंग जो है लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बाघ परियोजना ये टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ की गई थी? तो 1973 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस हाथी परियोजना आपका 1992 में आया था। विश्व में सर्वाधिक बाघ आपका भारत देश में है। भारत में बाघों की संख्या 2022 की गणना के अनुसार 3167 है। 2018 की गणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, 526 गो। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम आपका सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। भारत में यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा खंड सबसे प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में ही बल्कि झारखंड में ही स्थित है। जो जादूगोड़ा है वो झारखंड में स्थित है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु बम बनाने में किया जाता है। सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। कोलार खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल नगर आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित पर विचार करना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो पहाड़ों का क्रम है उसको बताना है। तो सबसे पहले आपका कौन गया? तो महादेव पहाड़िया, सतपुड़ा पहाड़िया, सह्याद्री पर्वत। तो 1, 3, 2 आपका सही हो जाएगा। तो 56 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 3, 2। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा कहा जाता है और नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं और उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसूबाई और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख है। सतपुड़ा की पहाड़ियों को सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है और महाबलेश्वर पश्चिमी घाटी के उत्तरी भाग की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र आएगा, तीसरा नंबर पर कौन आ जाएगा? आपका बिहार, चौथा पर पश्चिम बंगाल और पाँचवा पर आंध्र प्रदेश आएगा जनसंख्या के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप को ये 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। इसके बाद बात करें हम लोग तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव मिनी काय को अलग करता है और पाक स्ट्रेट तमिलनाडु श्रीलंका को अलग करते हैं। ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया को निकोबार के मध्य स्थित है। कोक स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं? किसके नाम से? सांगपो के नाम से आप वो जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप ग्लेशियर से चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। भारत में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत से होकर, कहाँ इसके भारत की तो नदी नहीं है, तो इसकी लंबाई की बात करें 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पंचायत समिति का अंग कौन होता है? आपका
प्रमुख हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होती है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समितियों में से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज का अंग है। ग्राम पंचायत पंचायती राज का मौलिक यूनिट होता है और अशोक मेहता समिति ने दलीय आधार पर पंचायती राज में चुनाव करने की सिफारिश किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। 61 का डी आपका करेक्ट, सॉरी 61 का आपका सी सही हो जाएगा। ये आपका हित समूह के नाम से जानते हैं। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को आप हित समूह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हित समूह अपने समूहों के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। दाब समूह का प्रभाव राजनीतिक दलों पर पड़ता है। राजनीतिक दल वोट पाने के लिए दाब समूह की मांगों को प्रायः मान लेते हैं। लोकतंत्र में हित समूह या दाब समूह की अनदेखी राजनीतिक दलों द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो आपका बेरूबारी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें हम लोग तो बेरूबारी विवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकता। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायक होगा। और आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है एवं मौलिक अधिकार सहित किसी भी भाग में परिवर्तन संसद कर सकते हैं, लेकिन आधारभूत ढांचा में नहीं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद नागरिकों के मूल अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार नहीं रख सकती। तो ये आपका 1967 में हुआ था गोलकनाथ 1967। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है? तो आपका अंग्रेजी और फ्रेंच है। कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन बी आपका सही है। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया। यह निर्णय पर आधार पर 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। यूएन मुख्यालय जो है आपका, यूएन का मुख्यालय, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका जेनेवा में है, लेकिन यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ की 6 भाषाएँ हैं, जिसमें कि चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी। और यूएनओ का जो है 6 अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? अभी बताएं हम कि 64 का ऑप्शन बी आपका सही है। 24 अक्टूबर 1945 से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स। 65 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह पुस्तक 24 जून 2020 के बाद बाजार में उपलब्ध हुआ था। और बिल गेट्स 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न आप 66 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत है? तो आरबीआई की स्थापना 1949 में नहीं होती, ये हुई थे 1935 में। ऑप्शन बी आपका गलत है 66 का। और हिल्टन यंग कमीशन केंद्रीय बैंक जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाते हुए 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया था। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। यह बैंक भारत में केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को सम्मिलित करते हुए ये समस्त बैंकिंग क्रियाकलापों के नियंत्रण, नियमन और निरीक्षण का कार्य करते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तनने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन तनने से बताते हैं तो 6/7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलाब। क्या हो जाएगा? गुलाब को हम लोग काट कर लगाते हैं तो, और ये कलम विधि के द्वारा, तो गुलाब पौधे के तनने के माध्यम से प्रजनन करते हैं, इसे कलम लगाना कहते हैं। क्लोनिंग प्रणाली प्राचीन काल से प्रजनन की लोकप्रिय विधि रही है। प्रजनन कलम प्रणाली से आम, नींबू, कटहल आदि वृक्षों को भी लगाए जाते हैं। और क्लोनिंग विधि से आज चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया जा रहा है। प्रजनन के 2 प्रकार हैं। प्रजनन के प्रकार हैं जिसमें कि लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और कायिक प्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन था? 68 का आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया देश का अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में स्थित है। इसका गठन फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अप्रैल 1993 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्रदान की गई और 1994 में इसने अपना कार्य संचालन प्रारंभ किया। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई, जिससे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो आपका गंगा हो जाएगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपको 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में 916 किलोमीटर है। और महानदी की लंबाई आप 851 किलोमीटर, कहीं कहीं
852 किलोमीटर 858 किलोमीटर भी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका CAO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है, ये आपका 56U हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56U। तो 70 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है धोवन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का ए हो जाएगा। धोवन सोडा का नाम जो है वो आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। और Na2CO3 का उपयोग आपका ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, जल की कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए, घरों आदि में किया जाता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। खाने वाला सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणु सूत्र H2O2 होता है, इसका प्रयोग ऑक्सीकारक में होता है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारतीय रिजर्व बैंक का ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या से हैं, तो 72 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत विपणों का क्रय विक्रय करता है। तो 72 का आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 72 सिक्योरिटी में व्यापार करना, ऑप्शन बी कहाँ आता है, 72 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने या घटाने हेतु ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करता है। आरबीआई द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय करने पर तरलता में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत जब आरबीआई द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अर्थात तरलता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं। तो 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा मसाला बॉन्ड। क्या हो जाएगा, मसाला बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम जो आपको 4 होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा होता है, तो 75 का आपका ए हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और स्टार्च एवं सेलुलोज दोनों का स्रोत वनस्पति हैं और दोनों में बहुलक है तथा दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो किसी का उपकार न माने उससे क्या कहते हैं, तो 76 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कृतज्ञ। क्या हो जाएगा, कृतज्ञ जो हो जाए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न राम खाना खाएगा, इस वाक्य का क्रमवाच्य क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य के बारे में पूछते हैं। तो 77 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिए गए वाक्य का सही क्रमवाच्य है राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो इस वाक्य में बिल्ली को क्या है, कर्म का, कर्ता ने कर्म को। तो ये आपका 78 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें विशेषण को चुनना है, विशेषण के काला, गोला, मोटा, नाटा, ये सब विशेषता होते हैं। तो ये आपका गोल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त आपका करेक्ट आंसर है, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 का क्या हो जाएगा, बल्कि 80 का क्या हो जाएगा, 80 का आपका सी करेक्ट आंसर है। और 81 प्रश्न को देखते हैं, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है, तो अल्फा कण हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात के मिश्रत्व किससे होता है, तो ये क्रोमियम निकल हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 का सी हो जाएगा। पीतल, कापर और जिंक के मिश्रण से तैयार होते हैं, इससे बर्तन बनाए जाते हैं। कांसा में कापर और टीन का अनुपात 70:30 होता है। जर्मन सिल्वर में कापर, जिंक और निकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। 83 का आपका डी नंबर सही है, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो अम्लराज की, तो अम्लराज 3:1 अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रोजन एवं तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर 84 का। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम आयोसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। आयरन पाइराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, आयरन पाइराइड्स को। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है, ऑरिक क्लोराइड को। फ्रियोन एक प्रशीतक है जिसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोमीथेन है। यह एक रंगहीन गैस है जिसकी बिक्री फ्रेयन
12 ब्रांड के नाम से तहत होती है। फ्रियान का रासायनिक नाम CFC भी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिष्करण किसके द्वारा होता है? तो आपका केंचुआ के द्वारा। 85 का ऑप्शन ए आपका करेंट आंसर है। केंचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। केंचुआ मिट्टी को भूर भूरी बनाकर उसमें नाइट्रोजन प्रदान करता है। दलहन के फसल में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। NPK को मिश्रित उर्वरक कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी को नाम किस नाम से जानते हैं? आपका रिंग वर्म के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कवक के द्वारा आपका क्या होता है? खाज, खुजली, ये सब कवक के द्वारा होता है। और वलय वलय कृमि रोग का वाहक आपका ट्राइकोफाइटन लेरूकोमस नामक कवक है। दाद संक्रामक रोग है। दाद से त्वचा पर लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं। खाज क्या होता है? यह रोग एकेरस एस्केबिज नामक कवक से होता है। खाज में त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। फाइलेरिया बाउचेरिया ब्रोंकोफटाई नामक कृमि से होता है। इसका संचरण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इसे हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? तो आपका मेलानिन है। क्या है? मेलानिन। अधिक मेलानिन के कारण मानव की त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। और मेलानिन की कम मात्रा में शरीर की त्वचा का रंग उजला सा हो जाता है। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। टमाटर का रंग जो लाल होता है वो लाइकोपिन के कारण, दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 88 का प्रश्न है आपका, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच दो दर होता है, उससे क्या कहते हैं? तो इस 88 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे विनिमय दर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। और इस भुगतान संतुलन का अर्थ व्यापार संतुलन से। व्यापार प्रतिकूल किसी राष्ट्र के लिए आर्थिक कमजोरी उत्पन्न करता है। भुगतान संतुलन में IMF सहयोग करता है। मुद्रा का प्रचलन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है? तो 89 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक अधिकारी और अर्थात केंद्रीय बैंक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय बैंक का दायित्व है कि स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देना। भारत में केंद्रीय बैंक आपका RBI है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश किया जाता है। तो 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। और बजट जो है आपका बजट का अर्थ होता है चमड़ा का थैला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। और भारत में बजटीय प्रणाली का जनक जो है वो आपका जेम्स विल्सन को माना जाता है। 18 फरवरी 1860 में प्रथम बजट भारत में पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। कब? 1969 में, जुलाई 1969। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में जिन बैंकों की चुकता पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी उस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 19 में जिन बैंकों की चुकता पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। 92 का ऑप्शन ए सही है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। रासायनिक रूप से एंजाइम कोलाइडिक प्रोटीन्स ही होते हैं। एंजाइम का संश्लेषण शरीर के प्रत्येक कोशिका में होता है। प्रोटीन बड़े जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं जो पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई 100 छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। ये शरीर के ऊतकों एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमन हेतु आवश्यक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्जियो मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है? तो ये आपका इटली के रूप में। किसे? इटली के प्रधानमंत्री के रूप में। ऑप्शन ए आपका सही है। जॉर्जिया मेलोनी पॉलिटिकल पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली के अध्यक्ष हैं। इसका जन्म 15 जनवरी 1977 को इटली के रोम में हुआ था। मार्च 2023 में जॉर्जिया मेलोनी भारत आई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? आपका आशा परेख को दिया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और बात करें हम लोग, ये इस पुरस्कार को देने की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी और यह सम्मान पहली बार अभिनेत्री देविका रानी रोरी को मिला था। और आशा परेख को वर्ष 2020 के सम्मानित 2022 में 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इससे पूर्व देविका रानी रोरी, रूबी मेयर्स, कानन देवी, दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर और आशा भोसले को दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार महिलाओं में दिया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया था? आपका लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी, चूज द करेक्ट स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। इट वाज हिज शेर फुलिश। तो फुलिशनेस हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। 96 का क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप 97 का, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स द गिवन सेंटेंस। द बॉस टोल्ड मी टू। तो
क्या हो जाएगा, ऑप राइट या इन राइट या री राइट। तो री राइट हो जाएगा क्योंकि वो रिपोर्ट के लिखवाना, तो 97 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो री राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है को ट्रांसलेट करना था, 98 क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि हिज वॉइस इज वेरी स्वीट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन इन द सेंटेंस बेलो, ही फेल्ट पिट्टी, तो पिट्टी के साथ क्या लगाएंगे, तो आपका 99 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ही फेल्ट पिट्टी फॉर द पुअर, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन बेलो कॉमिटी, तो कॉमिटी आपका कौन सा सही लिखा था, 100 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर सही है, 100 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट मिलते हैं, जय हिंद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।